नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब आप मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री साय ने राज्य युवा महोत्सव का किया शुभारंभ, कहा यह प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने का सुलभ माध्यम। झीरम मामले पर फिर से गरमाई राजनीति, नड्डा के बयान पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, नार्को टेस्ट की उठी मांग। कांकेर विवाद का बिलासपुर में दिखा मिला जुला असर, कहीं पसरा रहा सन्नाटा तो कहीं खुली रही दुकानें। और मंच पर बैठक व्यवस्था पर जमकर भड़के विधायक अमर अग्रवाल, कलेक्टर की लगाई क्लास, मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप पर शांत हुआ माहौल। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बहतरई स्टेडियम में छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम छत्तीसगढ़ 2026 का भी रिमोट बटन दबाकर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि युवा ही देश और प्रदेश का भविष्य है। राज्य युवा महोत्सव युवाओं की प्रतिभा को पहचान देने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का मजबूत मंच है। उन्होंने बताया कि इस महोत्सव में प्रदेश भर से 3000 से अधिक युवा भाग ले रहे हैं, जो सांस्कृतिक और साहित्यिक विधाओं में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक नृत्य, लोकगीत, वाद विवाद, चित्रकला और कविता लेखन में विजेता प्रतिभाएं राष्ट्रीय युवा उत्सव 2026 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि बस्तर ओलंपिक में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी ये साबित करती है कि छत्तीसगढ़ शांति और विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने मलखम्ब खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। साथ ही अमेरिका गॉट टैलेंट में चयनित मलखम्ब खिलाड़ी अनितई पोटाई के अमेरिका आने जाने का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाने की घोषणा की है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी, जिनके यादगार में हम लोग युवा महोत्सव मनाते हैं और यहाँ 3 दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन है। और 25 दिसंबर जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, उस दिन इस युवा महोत्सव का समापन होना है। पूरे प्रदेश भर से, विभिन्न जिलों से और जिलों में युवा महोत्सव मनाकर यहाँ पर आए हुए हैं और 14 विधाओं में यहाँ पर आने वाले 3 दिनों में प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है। और युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हर तरह से उनको शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए, उनको रोजगार में आगे बढ़ाने के लिए, उनको खेल में आगे बढ़ाने के लिए सरकार के माध्यम से विभिन्न प्रयास कर रहे हैं। उनका सबका उनको लाभ लेने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ का बेटा बेटी ओलंपिक में भाग लेंगे तो उनको 21 लाख रुपया देने का शासन की तरफ से व्यवस्था किए हैं। और कोई अगर गोल्ड मेडल जीत कर आएगा तो 3 करोड़, रजत पदक जीत कर आएगा तो 2 करोड़ और कांस्य पदक जीत कर आएगा तो 1 करोड़ रुपया प्रोत्साहन स्वरूप देने का सरकार ने घोषणा किया है। तो निश्चित रूप से खेलो इंडिया, इसका भी हम लोग अपने छत्तीसगढ़ में जगह जगह उसका कार्यालय बनाकर खेल को आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम में खेलों के शुभंकर मोरवीर थीम सॉन्ग और खेलो इंडिया टॉर्च का भी अनावरण किया गया। उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं में अपार प्रतिभा है और सरकार उन्हें हर स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम में कई मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ये आयोजन छत्तीसगढ़ के युवाओं के उज्जवल भविष्य की मजबूत तस्वीर पेश करता है। युवा उत्सव के आयोजन के आज शुभारंभ हो से जैन किस्म से आज छत्तीसगढ़ के युवा मन में प्रतिभा है, क्षमता है, वो क्षमता ला आगे बढ़ाए के अभियान चलत है। राष्ट्रीय स्तर पर युवा उत्सव के आयोजन 1995 से प्रारंभ हुए हैं। युवा मन के प्रेरणा स्रोत
दुनिया में अध्यात्म के डंका बजाने वाला स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर में राष्ट्रीय युवा दिवस के आयोजन होते, ओकरे परिप्रेक्ष्य में ये राज्य स्तरीय आयोजन है। आज के ये राज्य स्तरीय युवा उत्सव में 3000 से अधिक युवा अलग अलग जिला से आए हुए हैं। अपन 3 दिन प्रतिभा के प्रदर्शन कर ही और 14 अलग अलग विधा में ये प्रतियोगिता हुआ थे। 5 विधा के विजेता राष्ट्रीय स्तर में अपन हमारे राज्य के प्रतिनिधित्व करी और ये पाए के आज के ये शुभारंभ और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के अवसर में ये युवा उत्सव के समापन समारोह के आयोजन हुई। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में खेल और युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए जिले में भी प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाएगा और उन्हें राज्य स्तर पर प्रोत्साहित किया जाएगा। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में आयोजित राज्य युवा महोत्सव कार्यक्रम के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मंच के ठीक बगल में बनी कार्यक्रम पंडाल में अचानक से आग लग गई। आग लगते ही मौके पर मौजूद अधिकारी और कर्मचारी हड़बड़ा गए। वहीं कार्यक्रम स्थल पर कुछ देर के लिए हड़कंप की स्थिति भी बन गई। गनीमत ये रही कि आग पर समय रहते फायर एक्सटेंशन की मदद से काबू पा लिया गया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली और स्थिति सामान्य होने के बाद कार्यक्रम को आगे जारी रखा गया। इधर बिलासपुर में सुशासन सप्ताह के तहत आज जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में जिला स्तरीय नवाचार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डॉक्टर संजय अलंग मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने सुशासन का ऐसा मंत्र दिया जिसने प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा दी। डॉक्टर संजय अलंग ने कहा कि सुशासन की असली ताकत निषेध कम करने और वंचनाओं को खत्म करने में है। जितनी कम बाधाएं होंगी, जनता को उतनी ही राहत और खुशहाली मिलेगी। उन्होंने बताया कि सुशासन केवल फाइल और आदेश तक सीमित नहीं होना चाहिए, इसे सहभागिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ लागू करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का असली उद्देश्य योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना होना चाहिए। जब प्रशासन और जनता मिलकर काम करेंगे तभी सुशासन की अवधारणा साकार होगी। कार्यक्रम में कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित जिला के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ये कार्यक्रम सुशासन को मजबूत बनाने और जनता तक सेवाओं को प्रभावी रूप से पहुंचाने का प्रयास साबित हुआ। सुशासन में प्रशासन को और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास होते हैं। ये लगातार हो रहे प्रयासों में से एक सीढ़ी और आगे बढ़ना है। लोगों की आवश्यकताओं का आकलन करके हैप्पीनेस को बढ़ावा देना, खुशी को लाना, निषेधों और वंचनाओं में कमी करना, इन्हीं सब बातों को लेके मंथन होता है और कोई ना कोई तत्व निकलते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। सर, कुछ विशेष दिशा निर्देश इस बार, पिछली बार जो सुशासन था इस बार कुछ और अलग हटके? हर बार नया होता है, हर बार पिछली गलतियों से सबक सीखते हैं और अच्छे किए गए कार्यों को रिप्लिकेट करते हैं, दोबारा उन्हीं कामों को करते हैं। तो ये तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसको लेके हर बार मंथन होता है और हर बार नई चीज़ें ही निकल के सामने आती हैं और पुरानी चीज़ों में जो अच्छी बातें हैं उनको दोहराते हैं। इधर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिनौरी में ब्लॉक स्तरीय सुशासन सप्ताह का 2 दिवसीय आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक धर्मजीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता जनपद पंचायत अध्यक्ष माधवी वस्त्रकार ने की। आपको बता दें, आयोजन के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कई मामलों में त्वरित निराकरण भी किया गया। हालांकि सुशासन के इस मंच से पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। ग्रामीणों की शिकायतों से जुड़े अहम विभागों के स्टॉल न लगने से लोगों को निराशा का सामना करना पड़ा। इस संबंध में विधायक धर्मजीत सिंह ने ये कहा कि उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में कभी भी ऐसे शिविरों में पुलिस विभाग का स्टॉल नहीं देखा है। वहीं राजस्व विभाग टीएल बैठक के कारण अनुपस्थित रहा। विधायक ने भरोसा जताया है कि जिला स्तरीय छतौना आयोजन में दोनों विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष राकेश तिवारी, वरिष्ठ नेता संतोष कौशिक, विशाल सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद रहे।
छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में बहुत आगे बढ़ रहा है और ये सुशासन सप्ताह श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के याद में हमारी सरकार बना रही है। सुशासन का अर्थ ये है कि सरकार जनता के दरवाजे तक पहुंच करके उनकी समस्या पूछे और उनके निराकरण के लिए हम प्रयास करें। मैंने अभी सभी स्टॉल में जा कर के निरीक्षण किया, देखा, पूछा, जानकारी लिया और कुछ जगह मैंने खुद अपनी जो समस्या मुझे प्राप्त हुई थी उसको नोट कराया है और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे इस प्रकार के प्रयास से हमारी समस्याओं का निराकरण होगा और जनता को सुविधा मिल सकेगी। देखिए, मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने किसी भी इस प्रकार के कैंप में पुलिस का स्टॉल कभी नहीं देखा। पुलिस की जो समस्या है उसका निराकरण हम लोग अपने स्तर पर उच्च अधिकारियों से बात करके कर लेंगे। और राजस्व विभाग का जहाँ तक प्रश्न है तो आज टीएल की बैठक है कलेक्टर के यहाँ, इसलिए सभी अधिकारी वहीं हैं, इसलिए वो राजस्व विभाग का नहीं लगा है। लेकिन राजस्व का कैंप भी लगता है हर गांव में और राजस्व का कैंप लगा करके लोगों का निराकरण किया जाता है। वो एक सतत प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया चल भी रही है। हिंदी साहित्य को अपनी सादगी, गहन संवेदना और मौन शक्ति से समृद्ध करने वाले वरिष्ठ साहित्यकार, कवि एवं उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल का मंगलवार 23 दिसंबर 2025 को निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। उनका जन्म 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुआ था। प्राध्यापन को आजीविका बनाकर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य सृजन को समर्पित कर दिया। विनोद शुक्ल हिंदी साहित्य में उस दुर्लभ श्रेणी के लेखक माने जाते हैं जिनकी रचनाओं में अत्यंत साधारण शब्दों के भीतर असाधारण गहराई और मानवीय करुणा दिखाई देती है। उनकी पहली कविता संग्रह लगभग जय हिंद 1971 प्रकाशित हुआ, जबकि नौकर की कमीज उपन्यास ने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई, जिस पर विख्यात फिल्मकार मणि कौल ने फिल्म भी बनाई। उनका उपन्यास दीवार में खिड़की रहती थी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुआ और हिंदी उपन्यास की दिशा को नया आयाम मिला। कविता, कहानी और उपन्यास तीनों विधाओं में उन्होंने समान अधिकार से लेखन किया। उनकी प्रमुख कृतियों में वह आदमी चला गया, नया गरम कोट पहन कर विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है, उपन्यास खिलेगा तो देखेंगे, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, एक चुप्पी जगह तथा कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा शामिल है। उनकी रचनाओं का अंग्रेजी, फ्रेंच, इतालवी, स्वीडिश, जर्मन, अरबी सहित कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें ख्याति मिली है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, रजा पुरस्कार, शिखर सम्मान, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, मातृभूमि पुरस्कार, साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान 72 सदस्य तथा 2024 का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से उन्हें नवाजा गया है। उनके साहित्य पर आधारित फिल्मों और नाट्य मंचनों ने भी उनकी रचनात्मकता को नए दर्शक दिए। विनोद कुमार शुक्ल का निधन हिंदी साहित्य के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनका लेखन आने वाली पीढ़ियों को मनुष्य, प्रकृति और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता रहेगा। ज्ञानपीठ से पुरस्कृत विनोद शुक्ला जी का आज निधन हुआ है। ये साहित्य के जगत में अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने साहित्य के जगत में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस गहन शोक को उनके परिवार को सहने की परमात्मा शक्ति प्रदान करें, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं। फिलहाल वक्त हो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से झीरम घाटी हमले का जुन्न बाहर आ गया है। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा जांजगीर चांपा में दिए गए बयान पर कांग्रेस ने अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने नड्डा के बयान को स्तरहीन बताते हुए सीधा आरोप लगाया है कि झीरम की घटना एक टारगेट किलिंग थी। जी हां, जगदलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैज ने न केवल JP नड्डा से माफी की मांग की है, बल्कि
लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नड्डा के नार्को टेस्ट की मांग कर सियासी पारे को चढ़ा दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जगदलपुर के राजीव भवन में मीडिया से मुखातिब पीसीसी चीफ दीपक बैज के तेवर आज बेहद ही तल्ख नजर आए। उन्होंने बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई जो उन्होंने हाल ही में जनादेश कार्यक्रम के दौरान दिया था। बैज ने कहा कि नड्डा का बयान उन शहीद नेताओं और उनके परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। दीपक बैज ने पुराने पन्नों को पलटते हुए सीधा सवाल दागा कि जब झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ तब राज्य में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी। उन्होंने पूछा कि जब नक्सलियों ने खुद प्रेस नोट जारी कर विरोध किया था तो सरकार ने सुरक्षा क्यों नहीं दी? सुकमा से गुजरते वक्त रूट पर फोर्स क्यों नहीं थी? बैज ने खुफिया तंत्र पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि घटना से 15 दिन पहले नक्सलियों का जमावड़ा शुरू हो गया था, लेकिन सरकार की आईबी और एलआईबी जैसी एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। कि जेपी नड्डा का बयान बेहद ही दुर्भाग्यजनक बयान है और उनके पास कोई सबूत है, कोई तथ्य है तो सार्वजनिक करना चाहिए। और इस घटना का हकीकत जानने के लिए आज भी छत्तीसगढ़ की जनता इंतजार कर रही है। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और जेपी नड्डा का नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का बयान मैं समझता हूं शहीद परिवारों के अपमान वाला बयान है और जेपी नड्डा को शहीद परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि यह घटना उस समय घटित हुई जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे। लेकिन जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का परिवर्तन यात्रा चल रहा था तब नक्सलियों ने बकायदा चिट्ठी भी जारी किया था परिवर्तन यात्रा के खिलाफ में। तो फिर सरकार ने इस परिवर्तन यात्रा के लिए सुरक्षा क्यों नहीं दी? सबसे बड़ा सवाल। परिवर्तन यात्रा जब गुजर रही थी सुकमा तो सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? और जब 15 दिन पहले से लगभग उस क्षेत्र में नक्सलियों का जमावड़ा था तो आईबी, एलआईबी, इंटेलिजेंस सरकार की कहां थी? जबकि सरकार को पूरा पता था। सरकार चाहती तो इस घटना को रोक सकती थी, लेकिन सरकार को सत्ता पाना था और सत्ता पाने के लिए कहीं ना कहीं इस घटना को षड्यंत्र के तहत अंजाम तक पहुंचाया गया है। पीसीसी चीफ यही नहीं रुके, उन्होंने इस पूरी घटना को सत्ता हासिल करने के लिए की गई सुपारी किलिंग करार दिया। बैज ने तर्क दिया कि उस वक्त जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, इसलिए उन्हें इस साजिश की जानकारी जरूर रही होगी। सच्चाई को जनता के सामने लाने के लिए कांग्रेस ने अब जेपी नड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नार्को टेस्ट की मांग कर दी है। बैज ने कहा कि अगर ये दोनों टेस्ट के लिए तैयार होते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर। बिलासपुर के हिर्री थाना क्षेत्र में पुलिस को ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने नाबालिग बालिका को सुरक्षित रूप से दस्तयाब किया है। जी हां, इस मामले में पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने वाले आरोपी लखन कुमार निषाद को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लखन कुमार अटर्रा ग्राम का रहने वाला है, जो नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया था। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार तलाश शुरू की। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर की गई पातासाजी के दौरान पुलिस टीम ने नाबालिग बालिका को महुआ कारखाना पोखर भीड़ा जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश से बरामद किया, जहां वो आरोपी के साथ रह रही थी। बालिका की सुरक्षित बरामदगी के बाद पुलिस ने मौके से ही आरोपी को हिरासत में लेकर विधिवत उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
इधर अहमदाबाद गुजरात से अपने घर हावड़ा लौट रहा एक युवक यात्रा के दौरान अचानक से ही लापता हो गया, जिससे उसके परिजन बुरी तरह से घबरा गए। युवक के लापता होने की जानकारी मिलते ही परिजनों ने तत्काल जीआरपी थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। देखिए खास रिपोर्ट। परिजनों ने बताया कि युवक गुजरात की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और ट्रेन से घर लौट रहा था। यात्रा के दौरान ट्रेन के एक कोच में उसका सामान तो मिल गया, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चल सका। युवक का सामान लावारिस हालत में मिलने के बाद जीआरपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू की। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और आरपीएफ ने संपर्क भी किया। इसी दौरान आरपीएफ थाने से जानकारी मिली कि लापता युवक सुरक्षित मिल चुका है। युवक को बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित एक हॉल में सुरक्षित अवस्था में पाया गया है। पूछताछ के दौरान युवक ने अपना नाम सत्येंद्र कुमार यादव बताया। वह गुजरात की एक निजी कंपनी में रिफाइनरी का काम करता है और अहमदाबाद से हावड़ा की यात्रा पर था। जीआरपी थाना बिलासपुर से फ़ोन गया था कि यहाँ पर लवारिस सामान मिला है, आपका भाई का है। तो मैं आकर देखा वो सामान मेरा ही भाई का ही है। वो 17 तारीख को निकला था अहमदाबाद से घर जाने के लिए, अभी तक घर नहीं गया है और उसका सामान यहाँ मिला है। और मेरे को यहाँ गुमशुदगी का रिपोर्ट भी लिखवाना है, उसके लिए बैठा हूँ। सामान तो मिल गया, हैंड ओवर कर किए थे सर, लिख कर दिए। आप कब से भटक रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ सुबह 3 बजे से उतरे हैं गीतांजलि से। अभी तक आपका रिपोर्ट नहीं लिखा गया है? नहीं, अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखा। युवक के सुरक्षित मिलने की खबर मिलते ही उसके परिजनों ने राहत की सांस ली। आवश्यक पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद युवक को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। रेलवे पुलिस और आरपीएफ की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी अनहोनी टल गई। समय पर की गई कार्रवाई ने एक परिवार को फिर से मिलाया और रेल सुरक्षा व्यवस्था की सक्रियता को भी दर्शा दिया है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इधर ट्रेनों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने एक बार फिर से रेल सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे तमाम दावों की हकीकत अब सवालों के घेरे में है। ताजा मामला बीकापुर दुर्ग एक्सप्रेस का है, जहां एक यात्री का कीमती बैग चोरी हो गया। मामले में 0 एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन इसके बाद पूरा सिस्टम मानो खामोशी हो गया। ना तो किसी ठोस कार्रवाई की जानकारी सामने आई और ना ही यात्रियों को सुरक्षा का कोई भरोसा मिला। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस पूरे मामले में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी सामने आकर जवाब देने को तैयार भी नहीं है। जीआरपी, आरपीएफ और क्राइम ब्रांच एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हुए नजर आ रहे हैं। यात्रियों का यह आरोप है कि चोरी की घटनाओं को दबाने की कोशिश की जाती है ताकि किसी भी अधिकारी की जवाबदेही तय ना हो सके। फाइलों कागजों में ही घूमते रहती हैं और पीड़ित यात्री न्याय की आस लगाए भटकते रहते हैं। इतना ही नहीं, रेलवे पुलिस की कमान संभालने वाले एसपी की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लगातार शिकायतों और बढ़ती घटनाओं के बावजूद न कोई समीक्षा बैठक हो रही है, न सख्त निर्देश जारी किए जा रहे हैं। लगातार हो रही चोरियों और अधिकारियों की चुप्पी से यात्रियों में काफी नाराजगी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब जिम्मेदार अधिकारी जागेंगे और कब रेल यात्रियों को सुरक्षित सफर का भरोसा मिलेगा। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से शुरू हुआ विवाद अब पूरे प्रदेश में सुलग उठा है। आमबेड़ा क्षेत्र के बड़े तेवड़ा गांव में शव दफनाने को लेकर हुए विवाद और कथित धर्मांतरण के गंभीर मामले ने अब प्रदेशव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सर्व समाज द्वारा आज बुधवार 24 दिसंबर को आहूत छत्तीसगढ़ बंद का असर न्यायधानी बिलासपुर में आंशिक रूप से देखने को मिल रहा है। बिलासपुर के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में सुबह से ही बंद का मिलाजुला असर दिखाई दिया, जहां शहर के मुख्य बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और कई बड़े शोरूम्स व व्यापारिक प्रतिष्ठानों के शटर गिरे रहे। वहीं रिहायशी इलाकों में स्थिति इसके उलट नजर आई। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के समर्थन के बावजूद शहर के कुछ हिस्सों में दुकानें सामान्य दिनों की तरह ही खुली रही। जमीनी हकीकत ये भी सामने आई कि कई छोटे व्यापारियों और दुकानदारों तक
बंद की पूर्ण सूचना स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच सकी थी, जिसके कारण उन्होंने अपनी दुकानें प्रतिदिन की तरह खोली। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। कुल मिलाकर कांकेर की घटना के विरोध में सर्व समाज के इस आह्वान का बिलासपुर में मिलाजुला प्रभाव देखा जा रहा है, जहां एक तरफ विरोध की गूंज है तो दूसरी तरफ सामान्य जन जीवन की हलचल भी बरकरार है। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। कांकेर जिले के आमा बेड़ा गांव और बड़े तेवड़ा गांव में हुए बवाल के बाद अब मामले ने नया मोड़ ले लिया है। बड़े तेवड़ा गांव के चर्च लीडर महेंद्र बघेल ने ईसाई धर्म छोड़कर अपने मूल हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। शीतला मंदिर परिसर में सर्व समाज की मौजूदगी में उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और रामायण को अंगीकार कर हिंदू धर्म को पुनः स्वीकार कर लिया। इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियों को लेकर चर्चाएं जो है वो तेज हो गई हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले आमा बेड़ा और बड़े तेवड़ा गांव में ईसाई समुदाय और आदिवासी समाज आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस बवाल में कांकेर आईजी, एडिशनल एसपी सहित कई लोग घायल हुए थे। इसी घटना के बाद चर्च लीडर महेंद्र बघेल ने सार्वजनिक रूप से अपने मूल धर्म की वापसी का निर्णय लिया। महेंद्र बघेल ने घर वापसी के दौरान कुछ लोगों के नाम भी गिनाए और आरोप लगाया कि उन्हीं के षड्यंत्र के कारण क्षेत्र में तनाव और बवाल जैसी स्थिति बनी। एक हमारे जो गांव के मांझी परिवार का जो व्यक्ति है, उससे मैंने फ़ोन में संपर्क किया कि ऐसे-ऐसे बात है चाचा, मेरे लोग तो सब मेरे को छोड़ के भाग गए, मैं किधर भागूँगा? अब मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, क्या आप लोग मुझे आप लोगों के जो संस्कृति जो है पहले जो जिस मूल धर्म में था उसमें मैं रहना चाहता हूँ, क्या आप लोग मुझे शामिल करना चाहते हैं? तो उन्होंने यही बोला ठीक है, हम गाँव में अभी बात करेंगे क्योंकि माहौल ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे यही पूछा क्या आप डर से वापिस हो रहे हैं या फिर किसी ने आपको दबाव डाला है? मैं बोला मैं अपनी सुरक्षा से अपने परिवार के साथ, अपनी जो पत्नी है, अपना जो बेटा है, उससे मैं सलाह मशवरा किया। तो मेरी पत्नी, मेरा बेटा बोला कि अब कोई आपको साथ नहीं दे रहे हैं, जो आपके साथ खड़े होंगे बोले, वो सब जब आपके सामने अब ये मुसीबत आया है, खड़ा नहीं है, तो क्यों ना हम जिस समाज में पहले रहते थे, वहीं में हम मूल धर्म में वापस आकर उनके साथ हम जुड़ेंगे कि हमारा सुरक्षा हो सके। अच्छा, कौन से गाँव के रहने वाले हो? मैं ग्राम बड़े तेवड़ा का रहने वाला। नहीं, मैं तो केवल बड़े तेवड़ा तक सीमित था सर, क्योंकि वहाँ का मैं लीडर था, पास्टर कोई दूसरा था, तो मैं केवल लीडर था। लीडर का मतलब होता है कि जितने भी वहाँ परिवार रहते हैं, उनको सुव्यवस्थित रूप से उनको रखना। तो अब मेरे बड़े तेवड़ा में लगभग 20 से 25 परिवार हैं। उसमें से कुछ परिवार जो हैं, उससे मैं जिस दिन से मैं वीडियो मेरा वायरल हुआ, वहाँ से लोग मुझे कॉल कर रहे हैं कि हम भी वापस मूल धर्म में होंगे। तो मैं बोला कि आप पहले गांव के जो मुखिया गायता है, पटेल है, गांव के और प्रमुख जो लोग हैं, उनसे बात करिए और उनको बताइए कि आप वापस आना चाहते हैं तो। घर वापसी के बाद महेंद्र बघेल ने दावा किया कि आने वाले दिनों में और भी लोगों की वापसी हो सकती है। उन्होंने बताया कि आमा बेड़ा क्षेत्र के बड़े तेवड़ा गांव में करीब 200 लोगों का धर्मांतरण हो चुका है। वहीं दूसरी ओर आमा बेड़ा की घटना और धर्मांतरण के विरोध में सर्व समाज ने 24 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। इसी कड़ी में कांकेर के शीतला मंदिर परिसर में सर्व समाज की एक विशाल बैठक आयोजित की गई, जहां बंद को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई। सर्व समाज के लोगों ने स्पष्ट किया है कि ये बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न सामाजिक, जनजातीय और नागरिक संगठन शामिल होंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इधर बिलासपुर रेलवे स्टेशन में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर नकेल कसने के लिए रेलवे प्रशासन ने सख्त अभियान चलाया है। यात्रियों को रेलवे नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 23 दिसंबर 2025 को स्टेशन परिसर में किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में बिना टिकट और अनियमित टिकट पर यात्रा कर रहे यात्री पकड़े गए हैं। अभियान के दौरान मुख्य टिकट निरीक्षक और टीटीई स्टाफ की टीम पूरी तरह से सतर्क और सक्रिय नजर आई। टीम ने स्टेशन के सभी प्रमुख प्रवेश और निकास मार्गों पर मोर्चा संभालते हुए सघन जांच की। इस किलाबंदी अभियान के तहत बिलासपुर से गुजरने वाली 8 ट्रेनों में गहन टिकट की जाँच की गई। जाँच के दौरान कुल
194 मामलों में 1,24,115 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इनमें बिना टिकट यात्रा के 154 मामलों से 1,10,430 रुपए, अनियमित टिकट के 35 मामलों से 13,185 रुपए और बिना बुक किए गए सामान के 5 मामलों से 500 रुपए की वसूली की गई है। रेलवे प्रशासन ने सभी से अपील की है कि वे यात्रा से पहले वैध टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट जरूर खरीदें, नियमों का पालन करें और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए फुटओवर ब्रिज का ही उपयोग करें। इधर बिलासपुर के सिरगिटी थाना क्षेत्र स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में मित्तल फर्नीचर फैक्ट्री में लगी भीषण आग ने देर रात तक हड़कंप मचा दिया। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि दमकल की कई गाड़ियों को मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दर्दनाक हादसे में फैक्ट्री में काम कर रहे 2 श्रमिकों की जलकर मौत हो गई, जबकि एक अन्य श्रमिक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग की चपेट में आकर फैक्ट्री में रखा फर्नीचर, कच्चा माल, मशीनें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। वहीं फैक्ट्री परिसर में खड़ा ऑयल टैंकर, मालवाहक वाहन और बाइक खाक हो गए। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण ऑयल लीकेज बताया जा रहा है। पुलिस मामले की फिलहाल जांच में जुटी हुई है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर में आयोजित राज्य युवा महोत्सव कार्यक्रम के दौरान उस समय असहज स्थिति बन गई जब सीनियर विधायक अमर अग्रवाल मंच की बैठक व्यवस्था को लेकर भड़क उठे। विधायक ने खुले मन से कलेक्टर संजय अग्रवाल पर नाराजगी जताते हुए कहा कि VVIP मंच पर उनके लिए बैठने की उचित व्यवस्था नहीं की गई थी, जबकि वे सीनियर विधायक है। कार्यक्रम के दौरान उत्पन्न हुए इस विवाद को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने तत्काल स्थिति संभालते हुए विधायक अमर अग्रवाल को फ्रंट रो में बैठने की व्यवस्था करवाई, जिसके बाद वे शांत हुए और कार्यक्रम आगे सुचारू रूप से संपन्न हुआ। बिलासपुर में सीनियर विधायक अमर अग्रवाल की उपेक्षा को लेकर मंत्री राजेश अग्रवाल ने खुलकर नाराजगी जाहिर की है। मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि बिलासपुर और आसपास के क्षेत्र में कई वरिष्ठ और अनुभवी विधायक है। जब इतना बड़ा आयोजन किया जाता है तो स्वाभाविक है कि ऐसे वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों का आगमन होगा ही। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए पहले से ही वैकल्पिक और समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया है कि आगे से इस दिशा में गंभीरता से ध्यान दें ताकि वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों का सम्मान बना रहे और किसी प्रकार की उपेक्षा की स्थिति उत्पन्न ना हो। देखिए, उपेक्षा नहीं होती। कई बार होता क्या है कि अनुमान नहीं रहता कि जैसे मेरे को आना नहीं था, मैं भी अचानक आ गया, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अनुमान नहीं रहती है। लेकिन फिर भी प्रशासनिक अधिकारियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि बिलासपुर क्षेत्र के आसपास बहुत ही वरिष्ठ विधायकगण यहाँ हैं और इतना बड़ा आयोजन है तो निश्चित रूप से उनका आगमन होगा, तो वैसी वैकल्पिक उनको व्यवस्था रखनी चाहिए। और मैं आगाह करूंगा कि आगे से अधिकारीगण इस सब चीजों को ध्यान दें। इधर चालिहा महोत्सव में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं और रेल यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन ने एक सराहनीय कदम उठाया है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रायपुर मंडल के चकरभाटा रेलवे स्टेशन में 12 एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी ठहराव दिया गया है। ये सुविधा केवल 30 और 31 दिसंबर 2025 को 2 दिनों के लिए लागू रहेगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार इन सभी ट्रेनों का चकरभाटा स्टेशन पर 2-2 मिनट का ठहराव रहेगा ताकि श्रद्धालुओं को चालिहा महोत्सव में पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस अस्थायी व्यवस्था से बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों से आने जाने वाले यात्रियों को भी काफी राहत मिलेगी। अस्थायी ठहराव पाने वाली ट्रेनों में शिवनाथ एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, साउथ बिहार एक्सप्रेस, लिंक एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस और अमरकंटक एक्सप्रेस जैसी प्रमुख गाड़ियां शामिल है जो 2 दिनों तक चकरभाटा स्टेशन पर रुकेगी। श्री सिंधु अमरधाम आश्रम के संत परम श्रद्धेय संत साईं लाल दास साहब का 40 दिन का मौन व्रत, जिसको हम चालीसा महोत्सव के नाम से जानते हैं, ये चालीसा महोत्सव इस वर्ष 22 नवंबर को प्रारंभ हुआ है
और इसका समापन 31 दिसंबर को होगा। इस अवसर पर सारे के सारे 40 दिन बहुत शानदार कार्यक्रम चलते हैं, सांस्कृतिक भी चलते हैं, धार्मिक भी होते हैं, हवन, यज्ञ, पूजा आदि भी साईं के द्वारा किया जाता है। और जब इसका समापन होना होगा तब 30 और 31 दिसंबर को जो समापन दिवस है, उस अवसर पर देश विदेश से लगभग 50,000 के करीब लोग यहाँ पर आते हैं। और क्योंकि बड़े-बड़े नगरों से यहाँ पर पहुँचते हैं और चकरभाटा में एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव स्थायी रूप से नहीं है, तो रेलवे प्रशासन से हम लोग अनुरोध करते हैं कि बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं, उनकी सुविधा के लिए चालीसा महोत्सव के समापन अवसर पर 2 दिन के लिए एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों का स्टॉपेज दिया जाए। तो रेलवे प्रशासन हमारे मांग पर विचार करते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए हर साल ट्रेनों का स्टॉपेज देता है। इस साल भी 30 और 31 दिसंबर को 2 दिन चालीसा महोत्सव के समापन के अवसर पर चकरभाटा स्टेशन पर 12 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होगा, जिनमें प्रमुख रूप से सुबह शिवनाथ एक्सप्रेस, उसके बाद लिंक एक्सप्रेस, उसके बाद साउथ बिहार एक्सप्रेस, उसके बाद छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, उसके बाद इंटरसिटी एक्सप्रेस एवं रात में अमरकंटक एक्सप्रेस का सुपरफास्ट ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ चकरभाटा स्टेशन पे यात्रियों की सुविधा को देखते हुए दिया गया है। हम इस प्रसारण के माध्यम से रेलवे प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित। इधर बिलासपुर में कड़ाके की ठंड से मवेशियों की प्राण रक्षा के लिए गौ सेवक सड़क पर उतर आए हैं। ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गौ सेवकों की टीम लगातार सेवा कार्य में जुटी हुई है। गौ सेवक टोली बनाकर ऑटो में लकड़ियां भरकर शहर के विभिन्न इलाकों में भ्रमण कर रही हैं और जहां जहां गौ माताओं का झुंड नजर आता है वहां अलाव जलाकर उन्हें ठंड से राहत पहुंचाया जा रहा है। गौ सेवकों का कहना है कि रात के समय तापमान बेहद कम हो जाता है, जिससे सड़क पर रहने वाले मवेशियों को गंभीर परेशानियां होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आपस में चंदा एकत्र कर अलाव की व्यवस्था शुरू की है। इस पुनीत कार्य में कुछ दानदाताओं ने भी सहयोग करते हुए गौ माता के लिए लकड़ियों का दान किया है। मां अंजना गौ सेवा समिति से जुड़े गौ सेवक इस सेवा में अनवरत लगे हुए हैं। प्रतिदिन रात लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच ऑटो में लकड़ी लेकर ये गौ सेवक शहर में निकलते हैं और गौ माताओं को गर्माहट देकर उनकी सेवा करते हैं। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।